बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबिन्स के चैप्टर 15 की पार्ट 1 की वीडियो को। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है कि आपको ये बात समझ नहीं आती, लेकिन इसको माइंड में रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें काइंड ऑफ रिपीट हो रही हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव चैप्टर है। तो हम कोशिश इस तरह से करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूँ और आपको बता भी दूंगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम थोड़ा सुपरफिशियली करें, ठीक है, और इस तरह चीज़ों को समराइज़ करते हुए चलेंगे ताकि रिटेन करना हमारे लिए आसान हो। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई ऐसी याद करने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इसोफेगस पढ़ना है, स्टमक पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़नी है। हाँ, वो कह रहे हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन जगह है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन, ठीक है। और अगर नियोप्लेजिया यानी कैंसर्स में देखा जाए तो कैंसर्स सबसे ज़्यादा कोलोन में होते हैं, लेकिन बहरहाल आगे जाके इन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आती है हमारे पास ओरल कैविटी। ये भी जो लाइन्स लिखी हुई है ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस यही बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पैथोलॉजी स्टडी करनी है। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास डिजीज ऑफ द टीथ एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, एमबीबीएस के लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चाहे आप इसको छोड़ ही दें। ये सिर्फ बीडीएस वालों के लिए है। तो मैं बिल्कुल इसको सुपरफिशियल से बताता हूँ आपको। केरीज, डेंटल केरीज, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, ये वो चीज़ है बेसिकली। इसमें दो मेन कॉजेज हैं, एक जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ये उसकी वजह से बढ़ता है, और दूसरा पुअर ओरल हाइजीन की वजह से ये इंक्रीज करता है। फिर आता है जिंजिवाइटिस। ये जंजिवा की इन्फ्लेमेशन है। जंजिवा बेसिकली आपके ये जो टीथ के बिल्कुल साथ वाला एरिया होता है ना, गम्स का, इसको कहते हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इसका भी मेन कॉज पुअर ओरल हाइजीन होती है। 12 ये ठीक की जा सकती है, इट कैन बी रिवर्स। फिर पेरियोडोंटाइटिस, ये हमारे पास जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन का जिक्र कर रहे हैं, और इसका भी मेन कॉज पुअर ओरल हाइजीन है। अब आते हैं हम ओरल इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की तरफ। इनमें कैंकर सोर्स जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे 3 है यहाँ पे लिखी हुई, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स है, एक ओरल कैंडिडियासिस है, और एक एफ्थस अल्सर्स है। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एफ्थस अल्सर्स। ये बेसिकली होते क्या हैं? वो जो अक्सर लोगों के मुंह में दाने नहीं निकल आते, कहते हैं मुंह में दाना निकला हुआ है, खाने में बड़ी तकलीफ होती है, ये वो चीज़ है बेसिकली। तो दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल, क्योंकि आपको पता है खाने में तकलीफ बड़ी होती है। फिर अक्सर लोग सोमो जेल लगा लेते हैं उसके लिए। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ भी है, ये अंदर इस तरह से। वो कहते हैं दाना बना हुआ है, लेकिन वो असल में दाना नहीं होता, थोड़ी सी शैलो सी जगह होती है, इस तरह वाइट सा निशान सा होता है। एनीवेज पेनफुल होती है और बार बार निकल आती है। एक दाना ठीक हो गया, अगला दोबारा निकल आया, और ठीक भी खुद ब खुद होती है। 7-10 डेज के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। कॉज इसका कोई एज सच पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हम बस कोई फेमिलियली होगा कि यार बस जेनेटिक्स में है, या बहरहाल कोई इसका पर्टिकुलर कॉज नहीं है। ठीक हो, के बाद ये हो गया हमारे पास एफ्थस अल्सर्स, जिनको हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। दो तरह का हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 है, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 है। ज़्यादा कॉमन कौन सा है? वायरस 1। जो वायरस 2 है इसको हम जेनिटल हर्पीज भी कहते हैं। ये सेक्सुअल प्रैक्टिस के साथ फैलता है, और जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फ़र्क होती चली जा रही हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। अच्छा, वैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की इन्फेक्शन जो होती है वो बच्चों में 2 to 4 ईयर्स की एज में होती है, और अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कोई एज सच सिम्टम्स भी नहीं आते। हाँ, जो बड़ों में होती है ना, उसका ये सीन है कि ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ना, वो उन बड़ों के अंदर लेटेंट यानी कि सोया हुआ मौजूद होता है, मतलब मौजूद है लेकिन बीमारी नहीं कॉज कर रहा। होता ये है कि एज जैसे जैसे उम्र गुजरती है, कोई ऐसा टाइम आता है कि कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस वायरस को रीएक्टिवेट कर देते हैं। कौन से फैक्टर्स होंगे? जैसे मिसाल के तौर पे कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एलर्जी, कोई एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस मौजूद वायरस को रीएक्टिवेट कर देती हैं एडल्ट के अंदर, और वो दोबारा बीमारी कॉज कर देता है या ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक हो के बाद बहरहाल ये भी 7-10 डेज में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट में कैंकर सोर्स है। अच्छा, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 का ये जो बड़ों में हुआ था ना, इसको हम कोल्ड सोर भी कहते हैं, सही। नेक्स्ट आता है ओरल कैंडिडियासिस। ये बेसिकली एक फंजा है हमारे पास, कैंडिडा एल्बिकन्स, जो कि हर इंसान के माउथ के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी कॉज करता है। क्यों? हो सकता है उस इंसान के अंदर इम्यूनोसप्रेशन हो, या कैंडिडा एल्बिकन्स का कोई ख़ास स्ट्रेन आ जाए, या कोई बैक्टीरिया में ऐसे चेंजेस आ जाएं। इस तरह जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से माउथ के अंदर जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, उनके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं, बाद औक़ात ये डोमिनेट कर जाता है और बीमारी कॉज कर देता है। अच्छा, जब बीमारी कॉज करते हैं ना, कि ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है। ये सूडोमेम्ब्रेनस भी हो सकती है, एरिथमेटिस भी होती है, हाइपरप्लास्टिक भी होती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है सूडोमेम्ब्रेनस, ठीक है। और जो सूडोमेम्ब्रेनस टाइप है इसको हम कहते हैं थ्रश, ओरल थ्रश। ठीक है के बाद, और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने बताया हुआ किस तरह के इसकी स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह की अपीयरेंस होती है, तो ये आप डायग्राम देखें, इसमें आपको अपीयरेंस नज़र हो जाएगी। ये सूडोमेम्ब्रेनस है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें टूट के एक काइंड ऑफ मेम्ब्रेन सी बन जाती है, और वो आपके पास
ये उसकी अपेयरेंस आ गई, ठीक हो गई बात। अच्छा, वैसे तो ये सुपरफिशियली रहता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा ही इम्यूनोसप्रेशन हुई हुई है, जैसा कि एड्स है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर ये जो है ये थोड़ा डीप टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। एनीवे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं हैं। आगे आते हैं जाने वाली हम न्यूप्लास्टिक लीजन्स की तरफ। सबसे पहले लिखा हुआ है फिब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन। अच्छा, फिब्रोमा, ये बस ध्यान में रखना, जब भी कहीं पे फाइबर आ रहा होता है ना, तो उसकी रीज़न कोई ना कोई क्रोनिक इशू होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि मेरे यहाँ पे कट लगा और कट लगते ही यहाँ पे फाइबर्स डेवलप होना शुरू हो गए। वो कैसे, वो कब होगा? मैंने एक घड़ी पहनी हुई है ना, ये घड़ी रोज़ यहाँ पे लगती है, ऐसे लगती रहती है। तो एक बार जब यहाँ पे इंजरी होगी, वैसे तो उस घड़ी से इंजरी होती नहीं है, लेकिन समझो कि इंजरी होती हो, ठीक है, तो बार इंजरी होगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे, स्किन बड़ी पक्की सी हो जाएगी। सही होगी बात। तो फाइबर्स तब डेवलप होते हैं, फिब्रस टिश्यू वहाँ पे आता है जहाँ पे कोई लंबे अरसे से बार मसला हो, बार इन्फ्लेमेशन आ रही हो या कोई इस तरह की चीज़। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि ओरल कैविटी के अंदर जब क्रोनिक इरिटेशन होती है, जैसे अक्सर आपके जो अंदर चीक्स हैं, तो जहाँ पे आपकी बाइट लाइन है ना, दांत मिलते हैं, वहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन, कोई दांत की कुछ चीज़ इस तरह निकली हुई होती है जो कि क्रोनिक इरिटेशन कर रही होती है, उस क्रोनिक इरिटेशन की वजह से फिब्रोमा वगैरह डेवलप हो सकता है। सही है बात। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, ये भी वो कह रहे हैं जिंजिवा ऑफ द चिल्ड्रन में ये डेवलप हो सकता है। इसमें भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आमतौर पर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा जी, ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। सही होगी बात। हैं क्या बेसिकली? ल्यूकोप्लेकिया, माउथ के अंदर कोई भी ऐसा वाइट पैच या प्लेक है जिसको हम किसी और बीमारी में करेक्टराइज नहीं कर सकते। यानी कि एक वाइट सा प्लेक मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको हिस्टोलॉजिकली या वैसे क्लिनिकली ना उसको हम कोई कैंसर कह सकते हैं, ना हम उसको कैंडिडा एल्बिकन्स कह सकते हैं, कोई इसको ऐसा को पता नहीं है कि ये कौन सी बीमारी है, बस ऐसी कोई वाइट निशान आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया के कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ है इसको कहते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। ये होता है कोई रेड वेलवेटी से निशान आ जाए। एरिथ्रोप्लेकिया काफ़ी कम कॉमन है ल्यूकोप्लेकिया की निस्बत, लेकिन एरिथ्रोप्लेकिया ज़्यादा डेंजरस है। एरिथ्रोप्लेकिया के मेलिग्नेंसी में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक होगी बात। वैसे ये जो होती हैं ये हमारे पास मेल्स में ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोप्लेकिया हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, इनके आमतौर पे कॉजेज़ जो होते हैं वो सिगरेट हो गए, सिगार हो गए, ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें मेल्स ज़रा ज़्यादा शौकीन होते हैं इन चीज़ों के। एनीवेज, एज 40 to 70 ईयर्स, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ कॉमन पाई जाएगी। ये जो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अभी तक अगर आप देखें ना कि हमने कौन सी याद करने वाली बातें हैं, तो बहुत थोड़ी बातें थी जो हमने याद करने वाली थी। सबसे पहले हम ये कैंकरसोज में आते हैं, तो हमने कहा था कि वो पेनफुल होते हैं, रीअकर करते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सही की बात। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, हमने कहा था वायरस 1 वायरस 2 से ज़्यादा कॉमन है, यूजुअली 2 से 4 साल के बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक होता है। वायरस 1 बड़ों में तब होता है जब वो किसी न किसी कंडीशन की वजह से रीएक्टिवेट हो जाए। फिर आता है कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स हमने कहा था नॉर्मली भी मुंह में पाया जाता है, या कोई इम्यूनोसप्रेशन हो या कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स खाएं तो ये बीमारी कॉज कर रहा होता है, और सूडोमोनास टाइप को हम थ्रश कह रहे होते हैं। सही के बाद फिर हमने देखा कि क्रोनिक इरिटेशन की वजह से फिब्रोमा कॉज हो गया। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा वो काफ़ी इसलिए है, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा काफ़ी वैस्कुलर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, बहुत रिचली रेड कलर का नजर आता है आपको। ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ल्यूकोप्लेकिया वाइट कलर का कोई चीज़ होती है, एरिथ्रोप्लेकिया रेड कलर की कोई ना कोई चीज़ होती है। एरिथ्रोप्लेकिया लेस कॉमन है, लेकिन एरिथ्रोप्लेकिया के ज़्यादा चांसेस हैं मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के। फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हम पढ़ रहे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। सही की बात। अच्छा जी, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि दुनिया में जो कैंसर हैं ये 6th मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ द वर्ल्ड है। मसला ये है कि ये काफ़ी लेट जाकर डायग्नोज होता है, ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब डायग्नोज होता है तब तक कुछ काफ़ी मेलिग्नेंट हो चुका होता है, या हो सकता है मेटास्टाइज करके कोई ना कोई सेकेंडरी ट्यूमर्स बन गए हुए हों, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी 3 to 7% पेशेंट पाए जाते मिल जाते हैं, 50% कितना जिंदा रह पाते हैं, 5 साल से पहले मार जाते हैं, ये वो बातें ये एग्जाम में नहीं पूछते आमतौर पे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ काइंड ऑफ डेंजरस, मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट्स इट, ठीक है। पैथोजेनेसिस में आते हैं, तो इसके 2 कॉजेज हैं मेन। नंबर 1 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और नंबर 2 कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस में आते हैं हमारे पास अल्कोहल, टोबैको या ये पान खाते हैं, इन चीज़ों की वजह से। तो 2 कॉजेज हो गए, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और दूसरा कार्सिनोजेंस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या कार्सिनोजेंस करते क्या हैं बेसिकली? ये म्यूटेशंस कॉज करते हैं TP53 में और रैस में। ये जो TP53 है और रैस है, ये बेसिकली हमने डिटेल से डिस्कस किया है नियोप्लेजिया के चैप्टर में,
ठीक है। ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो TP53 एक ऐसा जीन होता है कि अगर सेल में DNA ख़राब हो रहा हो तो ये या तो DNA को ठीक करता है या फिर सेल से कहता है कि भाई तुम मर जाओ, तुम्हारे जिंदा रहने की कोई बात। अब अगर TP53 में म्यूटेशन आ गई तो DNA ख़राब होगा और वो ख़राब ही रहेगा और सेल भी नहीं मरेगा, तो वो सेल फैलता जाएगा, कैंसर फैल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रैश भी होता है हमारे पास। ये प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ करता है। अगर म्यूटेशन आ जाएगी तो सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो। अब आगे ये जो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो सर्विक्स में उसके चांसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। ओरोफेरेंजियल ज़रा मुश्किल से डायग्नोज होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सबको गोला मारो। गुड की बात। मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो ज़्यादा जो कॉमन जगह है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, वो कौन सी है? ज़ुबान की निचली साइड यानी कि वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर लिप, सॉफ्ट पैलेट, जिंजिवा। ये जो इतना सा याद करना है, इसकी वजह से सिर्फ ये याद कर लो, चीक्स और अपर लिप के अलावा मुंह के सारी जगह कॉमन है। सही है की बात। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर इसका मेटास्टेसिस हो तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि करीब करीब हो जाएगा तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाकर पहुंच जाएगा। गुड हो गया जनाबे वाली। ये हमने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डिस्कस कर लिया। आगे आती हैं डिजीजेज ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स। नंबर 1 आता है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया एक बीमारी नहीं कह लो, एक सिम्टम है। क्या मतलब? थूक की कमी, ड्राई माउथ, दिस इज कॉल्ड ए जीरोस्टोमिया। अब जीरोस्टोमिया ये जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, जो मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हो, उनकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि एंटीकोलिनर्जिक्स की वजह से, एंटी डिप्रेशंस की वजह से, एंटीसाइकोटिक्स की वजह से, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी कई दफ़ा लैक ऑफ स्लाइवा हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जीरोस्टोमिया रेडिएशन थेरेपी में भी हो सकता है। लेकिन एक मेन कॉज जो जीरोस्टोमिया का वो है सुजोग्रन सिंड्रोम, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके पास ये स्लाइवा की बहुत थोड़ी फॉर्मेशन होती है और ड्राई आइज़ भी होती हैं। तो जीरोस्टोमिया का मतलब है स्लाइवा की थोड़ी फॉर्मेशन किस वजह से हो सकती है? दवाइयों की वजह से, रेडिएशन की वजह से, सुजोग्रन सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, बस ये में होना चाहिए कि जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? थूक की कमी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैलिडनाइटिस। सैलिडनाइटिस बेसिकली इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। इसके 3 मेन कॉजेज हैं। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 ऑटो इम्यून डिजीज। सही है। वायरस में वो कह रहे हैं सबसे कॉमन जो वायरल इशू है जो कि सैलिडनाइटिस कॉज करता है, दैट इज मम्स। मम्स ज़्यादातर तो पैरोटिड ग्लैंड्स को इफेक्ट कर रहा होता है। बड़ा ग्लैंड है ना, तो बस इसी को काबू कर लेते हैं वो। अच्छा जी, इसको वो इफेक्ट कर रहा होता है, प्रीडोमिनेटली पैरोटिड्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इसमें कोई ऐसा मतलब अब इसमें क्या याद करने वाली बात होगी। नेक्स्ट, अच्छा म्यूकोसील क्या होता है? म्यूकोसील बेसिकली होता ये है कि जो आपका स्लेवरी ग्लैंड है ना, उसकी जो डक्ट होती है वो हो गई है ब्लॉक या वो हो गया रप्चर। तो उससे ये होगा कि वो अंदर ही अंदर तबाही मचाना शुरू, मतलब ये होगा ऐसे कि ये आपके पास स्लेवरी ग्लैंड था और ये स्लेवरी ग्लैंड से निकले हुए डक्ट है और ये इसने आगे जाके माउथ में ओपन होना था। अब यहीं पर डक्ट फट गई है तो क्या होगा कि ये अंदर ही अंदर टिश्यू के अंदर ही कोई ना कोई मैस सा बन जाएगा, सिस्ट सी बन जाएगी, बुलबुला सा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये उन्होंने एक म्यूकोसील शो किया हुआ है। या हिस्टोलॉजिकली देखें तो यहाँ पे देखें ये फ्लूइड जमा हो गया है। ठीक है, डक्ट के रप्चर की वजह से या कोई ऐसी वजह हो गई है, फ्लूइड जमा हो गया और इस तरह का म्यूकोसील फॉर्म हो जाता है। म्यूकोसील टॉडलर्स में, यंग एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स में फॉर्म होता है और आमतौर पे लोअर लिप पे फॉर्म होता है। गुडो की बात हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये नजर आएगा और मैंने आपको बता दिया। अभी तक हमने कौन सा कॉज डिस्कस किया है? वायरल कॉज। म्यूकोसील तो वैसी एडिशनल चीज़ आ गई ना बीच में, लेकिन सैलिडनाइटिस का वायरल कॉज अक्सर मम्स की वजह से होता है। सैलिडनाइटिस का बैक्टीरियल कॉज क्यों होता है? यार असल में ना, जब कभी डक्ट ब्लॉक हुई हो या थूक ट्रांसफर ना कर रहा हुआ हो तो वो जो खड़ा हुआ स्लाइवा होता है उस पर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खासतौर पर कौन से बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस ऑरिस और स्टेफिलोकोकस विरिडेंस। जब डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या कोई इस तरह की चीज़ है कि थूक वहाँ पे रुका हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बड़ी एज का बंदा था, उसने कराई सर्जरी कराने के बाद वो ज़ाहिर बात है थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हुई, थूक की कमी हुई, थूक की कमी की वजह से बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया। यहाँ पे वो कह रहे हैं सेपरेटिव बैक्टीरियल पैरोटाइटिस। सेपरेटिव मतलब उसमें पस वगैरह भी होगी और पैरोटिड ग्लैंड को उसने अफेक्ट कर लिया है। तो ये आप डायग्राम देखते हैं सेपरेटिव पैरोटाइटिस की। याद रखना, जब भी पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होता है ना, चाहे पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर हो, आगे जाके हम देखेंगे पैरोटिड नियोप्लाज्म कहाँ पे स्वेलिंग कॉज करता है, या उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, तो वो बेसिकली उसकी लोकेशन ये होती है कान के आगे ये वाला जो एरिया आ रहा होता है ना, इस जगह पे जब इन्फ्लेमेशन होगी तो आपका पहला गुमान यही होना चाहिए कि इस बंदे को पैरोटाइटिस हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके फैक्टर्स क्या हैं? ओल्ड एज में, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, या डिहाइड्रेशन, या पुअर ओरल हाइजीन। सही है भाई, ने सर्जरी कराई थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम कॉज हो गया है बैक्टीरियल सैलिडनाइटिस। और तीसरा हमने कहा था सैलिडनाइटिस का कॉज कौन सा होता है? ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज?
सजोग्रेन सिंड्रोम। तो सजोग्रेन सिंड्रोम वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स कॉज करती है। इसका एक सिम्टम जीरोस्टोमिया भी होता है, यानी कि लैक ऑफ सलाइवा। गुड होगी बात। अब आते हैं हम नियोप्लाज्म्स की तरफ। नियोप्लाज्म्स वैसे तो सलेवरी ग्लैंड्स की बहुत सारी किस्मों के हैं। लॉजिकली देखा जाए तो कुछ 30 से ज़्यादा टाइप्स हम देख चुके हैं, लेकिन जारी बात है हम इसमें से कुछ कॉमन टाइप्स डिस्कस करेंगे। बेनाइन ट्यूमर देखे जाए बहुत सारी किस्मों के बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो हम प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को डिस्कस करेंगे। और इस तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर देखी जाए उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। तो हम म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सही की बात। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात को यहाँ पे बता रहे हैं, जितना बड़ा स्लेवरी ग्लैंड होता है ना, उस पर नियोप्लाज्म के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे पैरोटिड ग्लैंड बड़ा है, सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि पैरोटिड ग्लैंड में नियोप्लाज्म होगा। फिर उससे कम चांसेस होंगे आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फिर उससे कम चांसेस होंगे छोटे मोटे बाकी जो स्लीप ग्लैंड होती है। सही, जितना बड़ा उतने ज़्यादा चांसेस हैं नियोप्लाज्म के डेवलप होने के। लेकिन जितने छोटा ग्लैंड होगा उसका नियोप्लाज्म उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, यानी छोटे ग्लैंड्स के नियोप्लाज्म के मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सही होगी बात। जैसे बल्कि छोड़ो, बस एग्जांपल सिंपल सी चीज़ है, जितना बड़ा ग्लैंड होगा उतना उसमें नियोप्लाज्म डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन छोटे ग्लैंड्स के नियोप्लाज्म के मैलिग्नेंसी में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि बड़े ग्लैंड में होता तो बहुत है नियोप्लाज्म, लेकिन वो आमतौर पर मैलिग्नेंसी पे कन्वर्ट नहीं होता। और छोटे ग्लैंड में होता कभी कभार है, लेकिन जब होता है तो अक्सर मैलिग्नेंट बन जाता है। गुड होगी बात। ऑलराइट जी, अब आते हैं हम प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की तरफ। सबसे पहले एडिनोमा का मतलब से आपको नाम से जाहिर हो जाएगा कि एक तो ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व है, जारी बात है स्लेवरी ग्लैंड का पढ़ रहे हैं ना हम, और दूसरा ये बिनाइन है। सही, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लैंड के? एपिथेलियल एंड मायो एपिथेलियल सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सही होगी बात। ज़्यादातर ये भी आपके पास पैरोटिड्स के अंदर पाया जाता है, ठीक। और ये फिर रीअकर। अच्छा, अब ये रीअकर क्यों कर रहा है, इसके रिकरेंस क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम सर्जिकली रिमूव कर रहे होते हैं तो सर्जिकल रिमूवल में कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। तो अगर तो हम बिल्कुल पूरी सर्जिकल रिमूवल करें तो 25% चांस होता है कि रीअकर हो जाएगा। और अगर हम काफ़ी बड़ा सा रिमूवल करें, उस एरिया को रिमूव करें, साथ थोड़ी सी इर्द का साथ का टिश्यू भी रिमूव कर लें, तो फिर 4% चांस होता है सिर्फ कि वो दोबारा रीअकर होगा। बहरहाल रीअकर होने की रीज़न ये होती है कि कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर रह गया और उस हिस्से ने दोबारा अन्नी पा दी। सही होगी बात। इसमें यार देखो, याद करने वाली चीज़ें ना वो बड़ी थोड़ी सी हैं। सेरेटेनाइटिस में 3 कॉजेज़, वायरल मम्स जिसमें नंबर 1 आता है, बैक्टीरियल जो कि डक्ट के डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से हो रहा होता है, और ऑटो इम्यून यानी कि सजोग्रेन सिंड्रोम। बस ये याद रखो आप। फिर इसी तरह से नियोप्लाज्म बड़े ग्लैंड में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन छोटे ग्लैंड का ज़्यादा डेंजरस है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल्स का होता है, पैरोटिड में ज़्यादा कॉमन है। अब जो रीअकरेंस वाली बात है, ये भी चाहे आप याद ना करो, वो भी ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछेंगे कि जी रीअकरेंस क्यों होती है इसकी, बस आपको ये कॉमन जनरल नॉलेज की चीज़ है, ये कोई इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होती। सही होगी बात। अच्छा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का मैलिग्नेंसी हो जाने के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं, यूजुअली बिनाइन ही होता है, ये मैलिग्नेंसी में नहीं जाता। अगर मैलिग्नेंट हो ही जाए तो फिर उस मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम नाम देते हैं कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के। भाई अब तो ये कार्सिनोमा है, लेकिन पहले प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा था। कितना मजे का नाम बनाया है ना कि अगर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, या उसका एक और नाम भी है, और वो है मैलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर। कि भाई एपिथेलियल सेल्स भी हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स भी हैं, तो मैलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर ही है ये। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि ये अक्सर इनकैप्सुलेटेड होता है, ऑल्दो कैप्सूल इतना फुली डेवलप नहीं होता, लेकिन होता है। और कट सेक्शन में ये ग्रे वाइट होता है। सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका वो है हेट्रोजेनिटी, कि इसमें मुख्तलिफ किस्मों के सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स भी होंगे, जो टिश्यू होगा उसमें कहीं कहीं फिब्रोमा भी डेवलप होगा, कई दफ़ा होता है छोटी छोटी सी हड्डियाँ भी आपके उस टिश्यू में बन रही हों। इस तरह करके ना काफ़ी हेट्रोजेनिटी होती है इसके अंदर। सही होगी बात। नेक्स्ट आता है म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। अच्छा जी, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? स्क्वामस सेल्स, म्यूकोसिक्रेटिंग सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स। इंटरमीडिएट सेल्स का मतलब है दे आर सम सेल्स जो कि बिटवीन दरमियान की चीज़ें। इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया जाए तो ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होते। सही होगी बात, बिल्कुल भी नहीं होते। और कट सेक्शन इनका पेल ग्रे टू वाइट होता है। अच्छा, इसका कट सेक्शन भी ग्रे वाइट ही था, लेकिन इसके कट सेक्शन के अंदर हमारे पास ब्लू ट्रांसलूसेंट कॉन्ड्रॉइड वगैरह भी मौजूद था। इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही कभी आती हैं। ये डायग्राम जो है ना, ये किसकी है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की है। सही के बाद इसमें दिखा रहे हैं ये एपिथेलियल सेल्स, या आपके पास वो मायोएपिथेलियल सेल्स, इस तरह के सेल्स दिखा रहे हैं। खैर एनीवेज, हम वापस आते हैं अपने म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा की तरफ। म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा कितना डेंजरस है ये डेवलप कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर पे। जैसा कि अगर तो लो ग्रेड ट्यूमर है तो फिर तो वो लोकली थोड़ा बहुत इन्वेड करेगा, उसके बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस कम ही हैं।
90% ऑफ द पेशेंट 5 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अच्छा ये ना कैंसर में बड़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है 5 ईयर सर्वाइवल, कि हम देखते हैं भाई कितने पेशेंट्स का 5 ईयर सर्वाइवल है, यानी कितने पेशेंट्स 5 साल से ज़्यादा गुजार सके हैं। तो इससे पहले तो बीमारी कितनी ख़तरनाक है। अगर बहुत थोड़े पेशेंट गुजार पा रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ये तो बड़ी डिफिकल्ट किस्म की बीमारी है। अगर काफ़ी पेशेंट गुजार पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ठीक है यार, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ करती है। लेकिन देखो 90% ऑफ द पेशेंट 5 साल से ज़्यादा जिंदा रह सके हैं। सही की बात। अच्छा अगर लो ग्रेड ट्यूमर था फिर तो हमने देख लिया, और अगर ये हाई ग्रेड ट्यूमर हो तो फिर ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि जारी बात है फिर इसकी मेटास्टाइज करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा है कि तकरीबन 50% लोग 5 साल से ज़्यादा जिंदा रह पाते हैं और 50% जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सही की बात। तो ओवरऑल हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, अगर नोट्स में देखा जाए तो मेनली ये 2 पेजेस ये बनते हैं आपके पास। मैं अगर हल्का सा रिवाइज कर लूँ तो ये चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं। आफ्टर को कैंकर सोर्स भी कहते हैं, पेनफुल होता है, रीअकर कर जाता है और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। हर्पेस सिम्पटम्स वायरस 1 है, वायरस 2 को जेनिटल हर्पीस भी कह रहे होते हैं। ओरल कैंडिडियासिस इम्यूनोसप्रेशन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की वजह से बढ़ता है, वैसे नॉर्मली हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। कैंडिडा एल्बिकन्स फिब्रोमा क्रोनिक इरिटेशन की वजह से बन रहा है। ल्यूकोप्लेक या वाइट कलर का प्लेक होता है, इरिथ्रोप्लेक या रेड कलर का प्लेक होता है। डेंजरस कौन है ज़्यादा? इरिथ्रोप्लेक के ज़्यादा डेंजरस होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अक्सर लेट डायग्नोस होता है, इसी वजह से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। या ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है या कार्सिनोजेंस की वजह से हो रहा है। पैथोजेनेसिस में TP53 की म्यूटेशन और रैस की म्यूटेशन हो रही है हमारे पास। आगे जीरोस्टोम या थूक की कमी होती है सिजोगन सिंड्रोम वगैरह की वजह से, और ये तो मैं 2-3 दफ़ा चीज़ें रिवाइज कर चुका हूँ। अच्छा आगे ये ना आ रहा है आपके पास ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड ट्यूमर्स, ये भी MBBS वालों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी गोली मारें। बस इसमें अब दांत की चीज़ें मुख्तलिफ डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, उसको ट्यूमर्स को एमेलोब्लास्टोमा कह रहे हैं या वो ओडोंटोमा कह रहे हैं, तो ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।